हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले चैप्टर को हमने पढ़ा और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो लेट अस डिस्कस में सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जिस ऑर्डर में वो इवेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट हैव बीन मार्क्ड फॉर यू। आपके लिए पहले इवेंट को और लास्ट इवेंट को मार्क कर दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट इवेंट क्या था? मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1923 में मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ। और लास्ट इवेंट था, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले भारतीय थे। अभी बीच के इवेंट्स को एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं, फिर हम मार्क करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या है। आगे है, इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। The D Company under the command of Major Somnath Sharma was flown into Srinagar. Major Somnath Sharma underwent training at the Royal Military College, Sandhurst. Major Somnath Sharma requested air strike to combat the enemy at Budgam. Major Somnath Sharma was commissioned into the 19th Hyderabad Regiment in 1942. Major Somnath Sharma was killed immediately after a mortar shell hit him. तो इन इवेंट्स में से जो सबसे पहले हुआ कि सबसे पहले ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ। देन उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज जो इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट में था वहाँ पर बहुत टफ मिलिट्री ट्रेनिंग की। ये है सेकेंड इवेंट। उसके बाद 1942 में 19th हैदराबाद रेजिमेंट में उनको एक ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया। ही वॉज कमीशन्ड। ये है थर्ड इवेंट। देन डी कंपनी जिनके कमांडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, इट वॉज फ्लोन इनटू श्रीनगर, उनको श्रीनगर भेजा गया। फिर वहाँ पर जब वो एनिमीज के साथ फाइट कर रहे थे उन्होंने एयर स्ट्राइक के लिए रिक्वेस्ट किया। ये है इवेंट नंबर 5। उसके बाद जैसे एक मोर्टार शेल ने, एक तोप के गोले ने उस प्लेस को हिट किया जहाँ पर वो थे, इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। ये है इवेंट नंबर 6। लेकिन इवन आफ्टर लूजिंग, उनके बाद भी सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ब्रेवली फाइट किया श्रीनगर को इंडिया के लिए सेव करने के लिए। तो ये है इवेंट नंबर 7। और फाइनली पहली बार उनको किसी भारतीय को परमवीर चक्र मिला, वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ओके, ये करेक्ट इवेंट्स हैं 1, 7, 4, 2, 5, 3, 6 एंड 8। चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। एक एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, उनको रीड करना है। एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा है। ओके, रीड करिए, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करिए। सो वास्टली आउटनंबर्ड एंड फेसिंग डेवस्टेटिंग फायर। बहुत ज़्यादा वो नंबर्स में भी कम थे, डेवस्टेटिंग फायर को, बहुत भयंकर गोलीबारी को फेस कर रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मेन स्टूड रेजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ रहे, डटे रहे वहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथ जो सोल्जर्स थे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल। हवा में युद्ध की चीख पुकार और गोलियों की आवाज़ थी। बट मेजर सोमनाथ शर्माज वॉइस कट थ्रू द कियोस, लेकिन उस कियोस अफरा तफरी के बीच में भी मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़ गूंज रही थी। अर्जिंग हिज मेन टू फाइट विद टेनासिटी एंड वैलर। टेनासिटी मतलब होता है एक तरह से गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड। वो अपने सोल्जर्स को अर्ज कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे कि गिव अप नहीं करना है और वीरता के साथ लड़ना है। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज़, बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली गई, कुछ लोग घायल हो गए और वो खुद भी इंजर्ड थे, हिज ओन इंजरीज। लेकिन उसके बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल ब्रेवरी। जो ब्रेवरी उन्होंने दिखाई अनमैच्ड थी, वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ही मूव फियरलेसली थ्रू द बैटल फील्ड में बिना डरे वो मूव कर रहे थे। डायरेक्टिंग फायर, सोल्जर्स को बता रहे थे कहाँ पर फायर करना है। फिलिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स के लिए मैगजीन्स भर रहे थे। एंड एनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने जो मेन उनके सोल्जर्स थे उन्हें एनकरेज कर रहे थे कि वो ग्राउंड पर डटे रहे।
अभी क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशन फ्रॉम द लाइन. इस लाइन से आप क्या कंडीशन के बारे में क्या आपको पता लगता है. लाइन है द एयर वॉज थिक विद गन फायर. गन फायर से मतलब हवा में गन फायर की आवाज़ गूंज रही थी. तो इससे क्या पता लगता है. द गन शॉट्स हैड स्टॉप फॉर अ वाइल. थोड़े टाइम के लिए गन शॉट्स रुक गए थे. देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग चल रही थी. द इन्वेडर्स वर रिट्रीटिंग फ्रॉम द फाइट. इन्वेडर्स फाइट से पीछे हट रहे थे. रिट्रीट करना मतलब जंग से पीछे हटना. द इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री. इंडियन सोल्जर्स ने विक्ट्री अचीव कर ली थी, वो जीत गए थे. सो द एयर वॉज थिक विद गन फायर, इसका मतलब है देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड. नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन. एक सही रीजन से सेंटेंस को कंप्लीट करिए. डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज के बाद भी, लोगों की, उनके सोल्जर्स की मृत्यु के, उनके घायल होने के बाद भी, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मैन. उन्होंने उनके जो सोल्जर्स थे उनको लीड करना जारी रखा. बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी. वो अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड थे. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो. नीचे आपको एक असर्शन स्टेटमेंट दी है, उसका रीजन दिया है, रीड करना है, फिर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है. तो असर्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड में वो युद्ध के मैदान में बिना डरे मूव कर रहे थे. इवन दो ही वॉज इंजर्ड, हालांकि वो इंजर्ड थे, उन्हें चोट लगी हुई थी. रीज़न क्या है. बिकॉज ही बिलीव्ड हिज करेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स. बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी हिम्मत बहुत ज़रूरी है उनके सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए. अगर वो ही पीछे हट जाएंगे, हार मान लेंगे, तो सोल्जर्स भी डीमोटिवेट हो जाएंगे. तो इसमें असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का. इसलिए वो मूव कर रहे थे इंजर होने के बाद भी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें करेज को शो करना होगा, उन्हें हिम्मत दिखानी होगी. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स से सही वर्ड को चूज करना है. मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फिलिंग मैगजीन्स एंड एनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट. मेजर सोमनाथ शर्मा वो मैगजीन्स फिल कर रहे थे, उनके सोल्जर्स को एनकरेज कर रहे थे कि ग्राउंड पर वो डटे रहे. किसके बावजूद. डिस्पाइट इंजरीज, चोटों के बावजूद, इंजर्ड होने के बावजूद, या फिर वरी, चिंता के बावजूद. वो ये सब काम कर रहे थे डिस्पाइट इंजरीज, घायल होने के बाद भी. डिस्पाइट इंजरीज. ना एक और एक्सट्रैक्ट है, आपके चैप्टर से ही रीड करना है, वही क्वेश्चंस को आंसर करना है. सो बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चरेस्क टाउन ऑफ दाद इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दाद शहर में वो पैदा हुए थे, जो बहुत पिक्चरेस्क मतलब होता है बहुत सुंदर टाउन था. और वो उनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1923 में. सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी. उनकी फैमिली की जो मिलिट्री लेगेसी थी, विरासत थी, वो बहुत मजबूत थी, आप कह सकते हैं. उनके फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन एंड. उनके पिताजी ने भी सम्मान के साथ देश की सेवा की, सर्व किया नेशन को. और जब वो बहुत छोटे थे, ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलरस टेल्स ऑफ द महाभारता. महाभारत की वीरता भरी कहानियों से वो बहुत प्रेरित होते थे, इंस्पायर होते थे. इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, जो कि उनके दादाजी उनको सुनाया करते थे. चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. फर्स्ट इज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्माज अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन हिज करियर. सोमनाथ शर्मा की अर्ली लाइफ ने कैसे उनकी करियर चॉइस को इन्फ्लुएंस किया. इस पैराग्राफ से आप क्या इन्फर करते हैं, उसके बारे में क्या आपको पता लगता है. फर्स्ट इज ही वॉज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर्स अचीवमेंट्स इन द मिलिट्री. उनके फादर की जो अचीवमेंट्स थी मिलिट्री में, वो उससे इन्फ्लुएंस थे. या फिर हिज इंस्पिरेशन केम सोलली फ्रॉम द टेल ऑफ महाभारता. उनकी जो इंस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महाभारत की कहानियों से आई, ऐसा भी नहीं है. उनकी फैमिली की जो लेगेसी थी, विरासत थी, रिच मिलिट्री लेगेसी, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ा था. हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी. यही करेक्ट आंसर होगा इसमें. ही डिसाइडेड टू ज्वाइन मिलिट्री आउट ऑफ नेसेसिटी. ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की, उनका कोई पैशन नहीं था. ये भी गलत है. उनकी फैमिली
और जो हेरिटेज रहा था, विरासत थी उनकी फैमिली की, उन्होंने इंस्पायर किया मेजर सोमनाथ शर्मा को, जिसकी वजह से वो बहादुर बने और एक सेंस ऑफ ड्यूटी उनमें आई। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी। नाउ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली। अब देखो, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, हमें ये पता है कि वो एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते थे, नॉट नेसेसरली अ वेल्दी फैमिली। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो यहाँ पर रिच लिखा है ना, शायद से इस वर्ड की वजह से पूछा गया होगा, रिच मिलिट्री लेगेसी, तो उनकी मिलिट्री लेगेसी बहुत रिच थी, वो रिच नहीं थे, रिच फैमिली नहीं थी। तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे आप। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। उन्होंने बहुत अच्छे से नेशन को सर्व किया, देश की सेवा की। ये फ्रेज हमें क्या बताता है अबाउट मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, उनके पिताजी अमरनाथ शर्मा के बारे में? दैट ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सीलेंस, कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ऑनर सम्मान के साथ और एक्सेलेंटली परफॉर्म किया। या फिर ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, देश के प्रति जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका, उसके बाद वो हाईली रिस्पेक्टेड थे। तो इस लाइन से पता लगता है सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर और एक्सेलेंस के साथ परफॉर्म किया। ये सही ऑप्शन है। नाउ रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज सिमिलर मीनिंग। एक्सट्रैक्ट में एक वर्ड है जिसका यही मतलब है। माई फैमिली एंड आई विजिटेड अ पॉपुलर हिल स्टेशन। मैंने और मेरी फैमिली ने एक पॉपुलर हिल स्टेशन को विजिट किया। एंड स्टेड इन एन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग हाउस सराउंडेड बाई ट्रीज। और हम वहाँ पर एक पुराने लेकिन जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था उस तरह के घर में रहे, जिसके चारों तरफ ट्रीज थे। तो विजुअली चार्मिंग के लिए जो वर्ड आया है वो है पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क मतलब होता है देखने में जो बहुत सुंदर हो। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप कहेंगे एंड स्टेड इन एन ओल्ड बट पिक्चरेस्क हाउस सराउंडेड बाय ट्रीज। पिक्चर QUE, पिक्चरेस्क। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो मेजर सोमनाथ्स लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू द नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव। मेजर सोमनाथ शर्मा की विरासत जो है, उनकी करेज और डिवोशन की, देश के प्रति समर्पण की, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेशन ऑफ दिस लाइन? ये फॉरएवर अलाइव को रिपीट क्यों किया गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये बताता है हमें कि उनकी जो लेगेसी है वो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में सिर्फ लिखी गई है, वो आने वाली कई जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन है, जो कभी भी लोगों की मेमोरी से, उनकी यादों से फेड नहीं हो सकती है, मिट नहीं सकती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे दैट द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स फॉरएवर अलाइव, ये जो वर्ड्स को रिपीट किया गया है फॉरएवर अलाइव को, ये एम्फेसाइज करता है, इस बात पर एक तरह से जोर देता है दैट मेजर सोमनाथ शर्मा's करेज एंड डिवोशन टू द नेशन विल नेवर फेड फ्रॉम पीपल्स मेमोरी, कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो करेज, हिम्मत दिखाई, जो डिवोशन था, समर्पण था उनका देश के प्रति, वो लोगों की यादों से कभी भी नहीं मिटेगा। इट शोज, ये दिखाता है दैट हिज ब्रेवरी इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उनकी बहादुरी सिर्फ एक हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बट ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा का एक स्रोत भी है। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ्स लीडरशिप वॉज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम? आपको क्यों लगता है कि बैटल ऑफ बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लीडरशिप थी वो बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी? सो मेजर सोमनाथ्स लीडरशिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम, बिकॉज ही रिमेन्ड काम, ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड इवन इन अ डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि वो काम रहे, शांत रहे, उन्होंने बहादुरी दिखाई और डटे रहे, डिटर्मिन्ड रहे, बहुत डेंजरस सिचुएशन में भी। ही एनकरेज हिज सोल्जर्स टू फाइट फेयरलेसली, उन्होंने अपने सोल्जर्स को एनकरेज किया, प्रेरित किया कि फेयरलेसली, बिना डरे वो फाइट करे, एंड लेड देम फ्रॉम द फ्रंट, और सामने से उनको लीड किया। His leadership helped the soldiers protect Srinagar until reinforcements arrived.
उनकी लीडरशिप की वजह से ही सोल्जर्स ने श्रीनगर को तब तक प्रोटेक्ट करके रखा जब तक कि रीइंफोर्समेंट नहीं आ गई, एक्स्ट्रा सोल्जर्स वहां पर नहीं आ गए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वर मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड्स। मेजर सोमनाथ के लास्ट वर्ड्स क्या थे एंड व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो कर्तव्य निष्ठा है उसके बारे में वो वर्ड्स हमें क्या बताते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। सो मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड्स वर, उनके आखिरी शब्द थे आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच, मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, आखिरी सोल्जर जब तक मेरे पास है, आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक मैं लड़ूंगा। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट, ये वर्ड्स बताते हैं हिज डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक की। करेज, उनकी हिम्मत को भी दिखाते हैं एंड लव फॉर द कंट्री, और बताते हैं कि देश से उन्हें कितना प्रेम था। दे शो दैट ही वॉज फुल्ली डिवोटेड टू प्रोटेक्टिंग द नेशन, ये हमें बताते हैं कि वो पूरी तरह से डिवोटेड थे, समर्पित थे देश को बचाने के लिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए, अपनी जान की कीमत पर भी वो नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट इज व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बडगाम। बैटल ऑफ बडगाम की जो बैटल थी, युद्ध था, उसका क्या परिणाम हो सकता था इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड। अगर मेजर सोमनाथ और उनकी जो कंपनी थी, डी कंपनी, वो ग्राउंड पर ना डटे रहते, छोड़ देते, हार मान लेते, तो क्या होता। इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड, अगर वो अपने उस पर ना डटे रहते, द एनिमी कुड हैव कैप्चर्ड श्रीनगर, तो एनिमीज श्रीनगर को कैप्चर कर लेते एंड इट्स एयरपोर्ट, और उसके एयरपोर्ट को भी। दिस वुड हैव क्रिएटेड अ सीरियस डेंजर फॉर कश्मीर एंड इंडिया सिक्योरिटी, ये कश्मीर के लिए और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा सीरियस डेंजर, खतरा हो सकता था। देयर ब्रेवरी गेव द इंडियन आर्मी इनफ टाइम टू सेंड मोर सोल्जर्स एंड सेव द वाली, उनकी बहादुरी की वजह से ही इंडियन आर्मी को उतना टाइम मिला कि वो और ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पर भेज सके और वाली को सेव कर सके। नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे। आपको क्यों लगता है कि मेजर सोमनाथ की जो कहानी है वो कैसे सैनिकों को और आम लोगों को आज भी इंस्पायर करती है, इंस्पायर करती रहेगी। So Major Somnath story continues to inspire soldiers and civilians because it teaches the value of courage, patriotism, discipline and self-sacrifice. ये कहानी हमें सिखाती है करेज की क्या वैल्यू है, क्यों हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, वैल्यू ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, और सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान, देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान न्यौछावर करने को भी तैयार रहे। ये सब चीज़ें उनकी कहानी से हमें सीखने को मिलती है। हिज फियरलेस एक्शंस, उनके जो निडर होकर जो एक्शंस उन्होंने लिए, रिमाइंड पीपल टू स्टे स्ट्रांग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, वो लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी स्ट्रांग रहना है एंड ऑलवेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज सिंसियरली, और अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, नाउ हाउ कैन the values demonstrated by Major Somnath Sharma, courage, duty and self-sacrifice be applied to our daily lives। जैसे हमने इन तीन उनकी बात की भी है यहाँ पर, तो मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो वैल्यूज़ डेमोन्स्ट्रेट की, दिखाई, करेज थी उसमें, साहस, ड्यूटी उनकी कि वो अपनी ड्यूटी पर लास्ट तक अड़े रहे, पीछे नहीं हटे, और सेल्फ सैक्रिफाइस, बलिदान भी दे दिया उन्होंने देश के लिए। ये कैसे हमारी डेली लाइफ में अप्लाई हम कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई दीज वैल्यूज़ इन आर डेली लाइफ्स, हम इन वैल्यूज़ को अपनी डेली लाइफ्स में अप्लाई कर सकते हैं बाय बीइंग ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति हेल्पफुल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। वी शुड परफॉर्म आर ड्यूटीज सिंसियरली, जो भी ड्यूटीज़ आपको दी गई है, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ना ही है, हर किसी की इक्वल इम्पॉर्टेंस है देश की तरक्की में, तो जो भी काम आपको दिया गया है सिंसियरली उसको परफॉर्म करें। फेस चैलेंजेस विद करेज, साहस के साथ, हिम्मत के साथ चैलेंजेस को फेस करें। एंड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स बिफोर आवरसेल्व्स, अपने से पहले दूसरों के भलाई के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें।
दीज क्वालिटीज़ हेल्प अस बिकम गुड सिटीजन्स। इन क्वालिटीज़ से हम अच्छे सिटीजन्स बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स बनते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि उनकी कहानी सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही है, आम लोगों के लिए भी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो भी उनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, चलिए एक बार सभी आंसर्स को एक साथ देख लेते हैं। Now next is let us learn. Now match the expressions from the text in column 1. कॉलम 1 में चैप्टर से कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, जिनकी मैचिंग आप करेंगे विद द मोस्ट सुटेबल सिचुएशंस गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 2 में गिवन सिचुएशंस के साथ। तो एक बार सभी सिचुएशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ स्पोर्ट्स टीम स्कोर्स अ लास्ट मिनट गोल। एक स्पोर्ट्स टीम लास्ट मिनट में गोल करती है जिससे उनको लीड मिलती है एंड शेकिंग द ओपोनेंट्स कॉन्फिडेंस, और ओपोनेंट टीम का कॉन्फिडेंस इससे हिल जाता है। नेक्स्ट इज द सोल्जर्स फॉट वैलियंटली। सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन, जब तक उनमें से हर एक देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर नहीं कर देता। नेक्स्ट इज सोल्जर्स स्टे बैक इन देयर पोजीशन एंड फाइट बैक। सोल्जर्स अपनी पोजीशन पर डटे रहते हैं, फाइट बैक करते हैं। इवन दो द एनिमी इज स्ट्रॉन्गर, हालांकि दुश्मन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा मजबूत था। नेक्स्ट इज अ स्पाई डिसरप्ट्स द एनिमीज एफर्ट्स टू इन्वेड अ कंट्री। एक स्पाई दुश्मन के एफर्ट्स को डिसरप्ट कर देता है, उनके एफर्ट्स को खराब कर देता है, जो कोशिश वो कर रहे थे कंट्री को इन्वेड करने की, एक देश में घुसने की, बाय इंटरसेप्टिंग देयर कम्युनिकेशंस। उनकी बातचीत को इंटरसेप्ट करके बीच में ही उनकी बातचीत को वो पकड़ लेता है। चलिए अभी एक्सप्रेशंस देखते हैं। फर्स्ट इज फाइट टू द लास्ट मैन। लास्ट मैन तक फाइट करना, इसके लिए सही सिचुएशन ये है जो हमारे सोल्जर्स ने किया। जब तक वो लड़ते रहे बहादुरी से, जब तक हर एक ने अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर दिए। फॉइल द प्लान, किसी का प्लान खराब कर देना, तो इसके लिए सही सिचुएशन ये है जो स्पाई ने किया, उसने प्लान खराब कर दिया एनिमीज का। नाउ डिलीवर अ ब्लो। डिलीवर अ ब्लो मतलब नुकसान पहुंचाना किसी को, तो ये स्पोर्ट्स टीम ने नुकसान पहुंचाया ओपोनेंट टीम को लास्ट मिनट गोल करके। होल्ड देयर ग्राउंड, डटे रहना, तो हमारे सोल्जर्स ने उनके ग्राउंड को होल्ड किया, वो डटे रहे, फाइट बैक किया, भले ही एनिमी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द एक्सप्रेशंस फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में जो एक्सप्रेशंस आपने यूज़ किए हैं, लास्ट मैन तक फाइट करना, प्लान खराब कर देना, डिलीवर अ ब्लो नुकसान पहुंचाना, होल्ड देयर ग्राउंड डटे रहना, इनको आप यूज़ करेंगे और ब्लैंक्स को फिल करेंगे। पहला सेंटेंस है द डिटेक्टिव मैनेज टू ब्लैंक बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट रिड ऑफ। डिटेक्टिव ने क्या किया? डिटेक्टिव ने प्लान खराब कर दिया कल्प्रिट का, अपराधी का। कैसे? हिडन एविडेंस को, छुपे हुए सबूतों को ढूंढकर, इससे पहले कि अपराधी उनसे छुटकारा पाए, उनको नष्ट कर दे, उससे पहले ही डिटेक्टिव ने हिडन एविडेंसेस को ढूंढ लिया। सो द डिटेक्टिव मैनेज टू फॉइल द प्लान, फॉइल द प्लान। Next is the company's new advertising campaign was meant to blank to their competitor sales. जो कंपनी की नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो किस लिए है? वो है कॉम्पिटिटर की सेल को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट उन्होंने बनाया होगा जिससे उनकी सेल बढ़े और कॉम्पिटिटर जो कंपनी है उसकी सेल्स कम हो। तो नुकसान पहुंचाने के लिए क्या, कौन सी एक्सप्रेशन था, कौन सा? डिलीवर अ ब्लो। So it was meant to deliver a blow to their competitors' sales. Now the hikers chose to blank. Hikers ने चूज किया क्या करना? Despite the heavy rain, बहुत भारी बारिश के बावजूद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया to turn back on their journey. वापस लौटने से मना कर दिया। इसका मतलब they chose to, उन्होंने क्या चूज किया? To hold their ground. To hold देयर ग्राउंड, की वो डटे रहेंगे वहां पर, देयर ग्राउंड। नेक्स्ट, नाउ डिस्पाइट बीइंग हेवीली आउट नंबर्ड, नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम होने के बाद भी
द सोल्जर्स वाउड टू डिफेंड देयर होमलैंड। सैनिकों ने, दे वाउड मतलब उन्होंने शपथ ली कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। एंड ब्लैंक, ब्लैंक फिल करना है, रिफ्यूजिंग टू सरेंडर टू दी एनिमी फोर्सेस। एनिमी फोर्सेस के सामने सरेंडर करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने शपथ ली कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे और फाइट करेंगे टू द लास्ट मैन, एंड फाइट टू द लास्ट मैन, जब तक आखिरी सैनिक भी बचा रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। चैप्टर से एक सेंटेंस आपको दिया है, उसमें हाईलाइटेड वर्ड को रीड करिए। ये वर्ड है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब आर्म फोर्सेस का एक ग्रुप। सो अ कंटिंजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। उन्हें बाई एयर उनको श्रीनगर पहुंचाया गया, ट्रूप्स को। नाउ देयर आर मेनी सच कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के कंटेक्स्ट में बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स यूज की जाती है। अब नीचे आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स गिवन है कॉलम 1 में, उनकी मैचिंग आप करेंगे। उनके मीनिंग आपको दिए हैं कॉलम 2 में, मीनिंग से मैच करना है। आप डिक्शनरी को भी रेफर कर सकते हैं। तो वर्ड्स हैं आपके रेजिमेंट, स्क्वाड्रन, फ्लीट, बटालियन। ओके, तो कॉलम 2 में सबसे पहले है अ लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स रेडी फॉर बैटल स्पेशली एन इन्फेंट्री यूनिट। एक बड़ी लार्ज बॉडी ट्रूप्स की जो बैटल के लिए, युद्ध के लिए रेडी होती है। यहाँ पर हम स्पेशली बात करते हैं इन्फेंट्री यूनिट्स की। इन्फेंट्री मतलब वो सोल्जर्स जो पैदल फाइट करते हैं, उनके पास टैंक्स या शिप्स पर नहीं होते, एयरक्राफ्ट्स पर नहीं, गन्स उनके पास होती है और लैंड के ऊपर वो मार्च करते हैं, उन्हें इन्फेंट्री यूनिट कहते हैं। और ऐसी इन्फेंट्री यूनिट्स के बड़े ट्रूप को हम बोलते हैं बटालियन। नाउ नेक्स्ट इज a permanent unit of an army typically commanded by a lieutenant colonel and divided into several companies। आर्मी की ये परमानेंट यूनिट होती है जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल होते हैं और फिर इसको डिवाइड किया गया होता है डिफरेंट कंपनीज में। इसे हम कहते हैं रेजिमेंट। रेजिमेंट। नाउ अ स्मॉल यूनिट typically comprising 12 to 14 aircrafts and their crews used in air force, naval और army aviation services। एविएशन सर्विसेज मिलिट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें एयरक्राफ्ट्स को यूज किया जाता है डिफेंस के लिए। तो ये एक स्मॉल यूनिट होती है, छोटी सी यूनिट, जिसमें 12 to 14 एयरक्राफ्ट्स और उनके क्रूज होंगे, जिसे एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी एविएशन सर्विसेज में यूज किया जाता है। इसे कहते हैं स्क्वाड्रन। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स का ग्रुप जो सेल करता है साथ में, बहुत सारे शिप्स साथ में सेल कर रहे हैं, जो सेम एक्टिविटी में एंगेज्ड हो या फिर सेम ओनरशिप, उनका ओनर सेम हो, उसे हम बोलते हैं फ्लीट। शिप के ग्रुप को कहते हैं, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट। ओके, चलिए इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। रेजिमेंट आर्मी की एक परमानेंट यूनिट होती है जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल होते हैं और फिर उसको कुछ कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में डिवाइड किया जाता है एक रेजिमेंट को। स्क्वाड्रन 12 to 14 एयरक्राफ्ट्स होते हैं और उनके क्रू होते हैं एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी एविएशन सर्विसेज में। फ्लीट बोलते हैं शिप्स के ग्रुप को जो साथ में सेल कर रहे हो। बटालियन वो होती है स्पेशली हम जब जो इन्फेंट्री यूनिट होती है, पैदल जो हमारे सिपाही लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, उसे कहते हैं बटालियन। नाउ अभी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विद सुटेबली विद वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1 इन द टेबल। कॉलम 1 में सभी वर्ड्स के मीनिंग हमें पता है, उनसे इन ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे। सो द कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द एंटायर ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में सोल्जर्स की पूरी रेजिमेंट को एड्रेस किया कमांडिंग ऑफिसर ने। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हो सकते हैं या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रेजिमेंट। नाउ द एडमिरल ऑर्डर्ड द एंटायर ब्लैंक टू सेट सेल फॉर बैटल। एडमिरल बोलते हैं बहुत ही जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं नेवी के, तो उन्होंने ऑर्डर किया पूरी, यहाँ पे ब्लैंक आपको फिल करना है, उसको बैटल के लिए सेल करना है। सेल मतलब शिप पर ही सेल करेंगे वो, तो वो ऑर्डर देंगे पूरी फ्लीट को। फ्लीट में जो शिप सेल करते हैं वो और उनका जो क्रू है वो सब आ जाता है, एंटायर फ्लीट। नाउ द ब्लैंक ऑफ इन्फेंट्री
इन्फेंट्री पैदल सैनिक एडवांस्ड स्लोली, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के बीच से। तो इन्फेंट्री उनके लिए जो बैटल के लिए जाती है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं बटालियन। सो द बटालियन ऑफ इन्फेंट्री एडवांस्ड स्लोली थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। नाउ अ ब्लैंक ऑफ फाइटर जेट्स वाज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमीज प्लेन्स। एनिमी दुश्मन के प्लेन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, इंटरसेप्ट करना मतलब उनको बीच में ही रोकने के लिए फाइटर जेट्स की किसको भेजा गया? स्क्वाड्रन को। स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स वर सेंट, सॉरी एक स्क्वाड्रन वाज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमीज प्लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपके चैप्टर में से ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको रीड करिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द मीनिंग गिवन बिलो इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में मीनिंग तो नहीं दिए हैं, खैर ये वर्ड्स पता है हमें। ओवरवेल मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना, इमोशनली किसी को बहुत प्रभावित कर देना, परेशान कर देना, खुश कर देना, दोनों सेंस में ओवरवेल्म यूज होता है। फिर ओवरथ्रो करना मतलब सत्ता से हटा देना, एंड ओवररन मतलब कब्जा करना। नाउ मीनिंग्स आपको दिए हैं, टू टेक एंड सीज कंट्रोल, कब्जा करना किसी पर या टेक ओवर करना, उसके लिए वर्ड आता है ओवरथ्रो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अच्छा दिए नहीं है, आपको खुद से फिल करने हैं। नेक्स्ट इज टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े संख्या में किसी एरिया पर कब्जा कर लेना, उसके लिए आएगा ओवररन। ओवररन। नाउ टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली, किसी को इमोशनली बहुत ही ज्यादा ओवर पावर करना, प्रभावित करना, उसके लिए वर्ड आता है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म। नाउ create a list of at least 5 other verbs that began with over and frame sentences of your own। अब 5 आप verbs लिखेंगे जो over से start होते हो, जैसे overcome सुना होगा आपने, ओवरकम करना किसी चीज को हराना, जीत लेना, उस पर काबू पा लेना। एक आप लिख सकते हैं ओवरकम, और सेंटेंस भी लिखना है तो शी वर्कड हार्ड टू ओवरकम हर फेयर, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसका जो फेयर थे, डर थे, उनको ओवरकम करने के लिए। वर्कड हार्ड टू ओवरकम हर फेयर। ओके, फिर ओवर से ओवरटेक भी होता है, आगे निकालना, किसी से ओवरटेक करना, ओवरटेक। द कार ट्राइड टू ओवरटेक द बस, कार ने कोशिश की बस को ओवरटेक करने की, ओवरटेक द बस। फिर ओवरलुक होता है नजरअंदाज करना, ओवरलुक। प्लीज डू नॉट ओवरलुक स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए, डू नॉट ओवरलुक स्मॉल मिस्टेक्स। फिर ओवर हेयर भी होता है, गलती से किसी की बात सुन लेना, कोई चीज अनजाने में सुन लेना, ओवर हेयर। सो सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई एक्सीडेंटली ओवर हर्ड देयर कॉन्वर्जेशन, मैंने गलती से उनकी बातचीत सुन ली, ओवर हर्ड देयर कॉन्वर्जेशन। और ओवर से हो सकता है ओवर रिएक्ट, ज़्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट। ही शुड नॉट ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम्स, शुड नॉट ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम्स। ओके, इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ओवर पावर करना, किसी को ओवरडोज हो जाना, कोई चीज़ ज़्यादा ले लेना। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं ओवर जिनमें प्रीफिक्स हैं। 3 तो चैप्टर में आपको गिवन है, ओवरथ्रो, ओवररन, ओवरवेल्म, ओवरकम, ओवरटेक, ओवरलुक, ओवरहेयर एंड ओवररिएक्ट। नेक्स्ट,
नाउ इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इन वर्ड्स में सी इज यूज्ड फॉर नाउन, सभी में सी यूज होता है नाउन के लिए, एंड एस इज यूज्ड फॉर वर्ब्स। जब उन वर्ड को एज वर्ब यूज करना हो आपको तो हम एस यूज करते हैं। जैसे एडवाइस, नाउन एज नाउन यूज करेंगे, किसी को एडवाइस देना, नहीं एडवाइस देना तो वर्ब हो गया। जैसे मैं कहूँ आपकी ये एडवाइस अच्छी है, तो वहाँ पर जो एडवाइस है वो नाउन है एक तरह से, तो उसमें आप एडवाइस यूज करेंगे, और जब एज वर्ब यूज करना होगा तो एडवाइस यूज करेंगे। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ अच्छे से समझेंगे आप। प्रैक्टिस नाउन, प्रैक्टिस करना वर्ब। डिवाइस नाउन, डिवाइस वर्ब। काउंसिल नाउन, काउंसिल करना किसी को एज वर्ब। चलिए नाउ ब्लैंक्स आप फिल करेंगे करेक्टली। द टीचर्स ब्लैंक इज ऑलवेज हेल्पफुल, टीचर की एडवाइस हमेशा हेल्पफुल होती है, तो टीचर की एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस नाउन है, हमेशा हेल्पफुल होती है। एंड शी कंटिन्यूज टू एडवाइस स्टूडेंट्स ऑन देयर करियर चॉइसेस, स्टूडेंट्स की करियर चॉइसेस पर वो एडवाइस करना कंटिन्यू रखती है। एडवाइस करना, एडवाइस यानी कि यहाँ पर वो एज वर्ब यूज होगा। टीचर की एडवाइस और टीचर एडवाइस करती है, एडवाइस एडवाइज। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। द म्यूजिशियन बिलीव दैट डेली ब्लैंक हेल्प्स अ लॉट, म्यूजिशियन का मानना है कि डेली प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है, यहाँ पर प्रैक्टिस एज नाउन यूज हुआ है, बहुत हेल्पफुल है। सो शी इज ऑलवेज रेडी टू, इसलिए वो क्या करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये है वर्ब। हर हार्मोनियम लेसन्स, प्रैक्टिस करना। नाउ ए डिवाइस एंड डिवाइस, डिवाइस मतलब कोई भी टूल, और डिवाइस करना यानी कि बनाना। सो द साइंटिस्ट यूजेस अ स्ट्रेंज डिवाइस, साइंटिस्ट एक स्ट्रेंज अजीब सा डिवाइस यूज करता है, यहाँ पर डिवाइस एक नाउन है। फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एंड प्लान्स टू ब्लैंक न्यू मेथड्स फॉर है एनालिसिस, और अपने एनालिसिस के लिए नए मेथड्स डिवाइस करता है, नए मेथड्स बनाता है। नाउ काउंसिल एंड काउंसिल, काउंसिल करना किसी को सलाह देना, और काउंसिल जैसे विलेज काउंसिल होती है। द विलेज काउंसिल ये नाउन है, गांव की जो काउंसिल है इट मेट टू डिस्कस इशू, वो मिली ताकि इशू पर डिस्कस कर सके। एंड डिसाइडेड दैट द विलेज ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और उसने डिसाइड किया टू काउंसिल द विलेजर्स, कि वो विलेजर्स को काउंसिल करेगी, उनको सलाह देगी इंपॉर्टेंट मैटर्स पर। तो यहाँ पर काउंसिल करने का मतलब है सलाह देना। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली ये दोनों ही स्पेलिंग्स हमें पता होती है और लिखते टाइम हम कंफ्यूज भी होते हैं कौन सी सही है। तो सही दोनों ही हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं। जब एज नाउन यूज़ करेंगे तो सी यूज़ करेंगे उनमें, एज वर्ब यूज़ करेंगे जब वो किसी काम को होते हुए शो करेगी तो फिर एस यूज़ करेंगे। एडवाइस, प्रैक्टिस, डिवाइस, काउंसिल। नाउ हाईलाइटेड वर्ड्स को यूज़ करिए इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, चैप्टर से ही है ये सेंटेंस। Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of their motherland. सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कहानी है वो हमें याद दिलाती है उन काउंटलेस, जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, उन मेन और वुमेन के सैक्रिफाइसेस की, उनके बलिदानों की, जो बलिदान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर जो डिफेंस है, इन टर्म्स ऑफ मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। आप डिफेंस यूज करिए या डिफेंस यूज करिए, एक ही मतलब है। अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग में एस यूज किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में सी यूज किया जाता है, विच इज़ द प्रेफर्ड स्पेलिंग। हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिफेंस को, सी वाली स्पेलिंग को, एस भी आप लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। इस वर्ड्स के कुछ डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज टू मीन डिफेंस का मतलब लेकिन होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी की रक्षा करना अगेंस्ट द अटैक और क्रिटिसिज्म। ओके, तो डिफेंस और डिफेंस में वो मतलब नहीं होता कि एज वर्ब या एज एक तरह से नाउन आप कब यूज़ करेंगे। इसमें दोनों ही स्पेलिंग सही है। डिफेंस का एक ही मतलब है रक्षा करना, वो एज वर्ब ही यूज़ होता है, किसी को डिफेंड करना। ओके, हम ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। बाकी एस भी आप लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। नाउ रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। चैप्टर से इन सेंटेंसेस को रीड करिए, स्पेशली जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनमें। एंडेड विद
echoes of courage that serve as an inspiration। तो जो दिन एंड हुआ, ये स्टार्टिंग में है चैप्टर के, वो एंड हुआ, बहुत सारी एकोज वहाँ पर गूंज थी करेज की, साहस की, जिसने सर्व किया एज एन इंस्पिरेशन। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर एकोज आया है, प्लूरल है, इसलिए सर्व आया है। सिंगुलर होता तो हमें पता है सर्व्स होता। नाउ अ कंटिंजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। एक ट्रूप्स का की कंटिंजेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थी, उसको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा गया। वॉज क्यों आया? क्योंकि हम कंटिंजेंट की बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वॉज द लास्ट। डी कंपनी जिसमें 90 सोल्जर्स थे वो आखिरी थी, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, इसलिए वॉज आया है। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाई 2 PM। दे मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल्जर्स की, इसलिए वर आया है। The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embodied the highest ideal of duty, honor and patriotism। मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लाइफ है, उनके जो सैक्रिफाइसेस, बलिदान है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एम्बॉडी आया है क्योंकि लाइफ एंड सैक्रिफाइस ये दो प्लूरल हो गया। अगर हम सिर्फ लाइफ की बात करते तो एम्बॉडीज आता IES। और ये हाईएस्ट आइडियल्स हैं कि किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा सकता है उनके सम्मान के लिए और पेट्रोटिज्म के लिए। चलिए अब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आइदर या तो सिंगुलर वर्ब है या फिर प्लूरल है। जैसे यहाँ पर सर्व प्लूरल है, सर्व्स नहीं आया है। सर्व्स हमें पता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, एस या ES लगता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, एम्बॉडी प्लूरल। तो यहाँ पर दे आर इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट में है, वो एकोज है अगर, तो सर्व आया प्लूरल, क्योंकि ये भी प्लूरल है। वॉज क्योंकि हम कंटिंजेंट की बात कर रहे हैं, कंटिंजेंट वॉज एयरलिफ्टेड, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। डी कंपनी सिंगुलर, वॉज दे के साथ वर आया है, ठीक है। लाइफ एंड सैक्रिफाइस के साथ एम्बॉडी आया है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं इन सेंटेंसेस में बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स। ओके, सबसे पहले है द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटिफुल और आर ब्यूटिफुल। देखो फ्लावर्स को यहाँ पर नहीं देखना है, हम कह रहे हैं फ्लावर्स का जो बुके है, गुलदस्ता है, वो सुंदर है। तो बुके सिंगुलर है, एक ही बुके की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज आएगा। ये आप केयरफुल रहेंगे, जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम फ्लावर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो प्लूरल है और आर यूज करते हैं। यहाँ पर बुके की बात हुई है। ओके, बुके इज ब्यूटिफुल, द बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स ब्यूटिफुल नहीं है, उनका बुके ब्यूटिफुल है। नेक्स्ट इज नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स ब्लैंक अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द स्केड्यूल या शेड्यूल। ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स, जब नाइदर और नॉर आता है हमेशा हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। वर अवेयर ऑफ, ना तो टीचर और ना ही बच्चे अवेयर थे जो चेंजेस हुए हैं स्केड्यूल में। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हर एक पार्टिसिपेंट, हैज आएगा या हैव, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, हर एक पार्टिसिपेंट प्रोजेक्ट सबमिट कर चुका है, कर चुके हैं नहीं आएगा उसमें। अगर हम हिंदी की भी बात करें, हर एक पार्टिसिपेंट, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आएगी, हम हैज़ यूज करेंगे। हैज़ सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, पार्टिसिपेंट्स को नहीं देखना है। ईच जब भी आएगा कहीं, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी। द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स, ये ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, कोई ना कोई कैच है हर किसी में, इसलिए ये क्वेश्चंस में दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स शोज या शो सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स। देखो आप कहेंगे कि रिसर्चर्स को तो नहीं देखना है क्योंकि डेटा शो करता है सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स को। डेटा सिंगुलर नहीं है, ये डेटम का प्लूरल है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जब हम डेटा की बात करते हैं मतलब बहुत सारा डेटा है। ओके, तो डेटा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी प्लूरल यानी कि शो आएगा। एस या ES हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। तो डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स शो सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स। वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज और वर इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच, मैच के टाइम पर एक प्लेयर्स में से एक, वन ऑफ द प्लेयर्स, वर इंजर्ड या वॉज इंजर्ड, प्लेयर्स में से एक इंजर हो गया, एक ही इंजर हुआ है, सिंगुलर है, तो वन ऑफ द प्लेयर्स यहाँ पर वॉज आएगा। अगेन इसलिए कहा गया है सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, भले ट्रांसलेट कर लीजिए। प्लेयर्स
इंजर नहीं हुए, एक ही इंजर हुआ है, तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म हम वॉज यूज करेंगे। नाउ आइदर द चिल्ड्रन और देयर गार्जियन हैज़ टू अटेंड द मीटिंग और हैव टू अटेंड द मीटिंग। अच्छा चलो इसको एक बार आइदर और नाइदर और नॉर के रूल को देख लेते हैं। देखो आइदर और या फिर नाइदर नॉर जब भी आता है, वर्ब हमेशा फॉलो करती है उसके ज़्यादा पास में जो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देयर गार्जियन मतलब बहुत सारे गार्जियन होंगे, क्योंकि बच्चों के गार्जियन की हम बात कर रहे हैं, तो प्लूरल फॉर्म आएगी, हैव आएगा। अगर जैसे यहाँ पर था नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर हमने यूज किया क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ वर्ब हमारी अग्री करेगी। अगर ये होता सेंटेंस नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो फिर वॉज आता, वॉज अवेयर ऑफ द चेंज इन द स्केड्यूल। ठीक है, तो जब भी दो सेंटेंसेज आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ते हैं, वर्ब हमेशा अग्री करती है उस सब्जेक्ट के साथ विच इज क्लोजेस्ट टू इट, जो उसके क्लोजेस्ट होता है, सबसे पास में होता है। स्टूडेंट्स पास दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही अवेयर नहीं थे शेड्यूल में जो चेंज हुआ उसके बारे में, पास में इसके स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए उसको फॉलो किया। यहाँ पर देयर गार्डियन उनके गार्जियन हैं, तो यहाँ पर अच्छा गार्डियन है एंड देयर, तो गार्डियन मतलब सिंगुलर हो गया ये, तो इसमें हैज़ आएगा, यस। और देयर गार्डियन हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, गार्डियन का प्लूरल होता है गार्डियंस, वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है, तो उसको फॉलो करेगा ये, गार्डियन के साथ हैज़ आएगा। ओके, नाउ अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग फ्रॉम द रैक और आर मिसिंग फ्रॉम द रैक। शूज को नहीं देखना है आपको, हालांकि शूज प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर पेयर है, शूज का एक पेयर, पेयर हमें पता है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, पेयर का मतलब होता है वन सेट, तो पेयर है इसलिए इज आएगा। अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग फ्रॉम द रैक, शूज है इसलिए प्लूरल नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पेयर ऑफ शूज यानी कि पेयर है, जो कि ए वन पेयर को यानी कि सिंगल सेट को, वन सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इज आएगा। नाउ नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स ब्लैंक ट्रू, अब थोड़ा सा और कंफ्यूज किया है, नाइदर, ये नाइदर और नॉर के केस में हमने कहा था कि पास वाला जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करता है, यहाँ पर सिर्फ नाइदर है, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, नाइदर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगल सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, कहीं पर भी आपको नाइदर दिखे तो वहां पर हमेशा सिंगल वर्ब आएगी, इज। स्टेटमेंट्स में से कोई भी ट्रू नहीं है, सो नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। नाउ द मेंबर्स ऑफ द जूरी हैव डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट टू द कोर्ट। जूरी के जो मेंबर्स थे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मेंबर्स हैं, जूरी हम बोलते हैं जजेस को जो मतलब फैसला लेते हैं, जूरी के मेंबर्स ने डिलीवर किया उनका जो वर्डिक्ट था, अपना फैसला कोर्ट को सुनाया, तो यहाँ पर हैव डिलीवर्ड आएगा क्योंकि मेंबर्स ने किया है, सुनाया है वर्डिक्ट, और मेंबर्स वर्ड प्लूरल है, हैव डिलीवर्ड। नाउ मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स और आर इंटरेस्टिंग। हमें पता है मैथमेटिक्स ये सिंगुलर नाउन है, हालांकि एस आया है बाद में तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश होता है इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वही आप लिखते तो मैथ्स अगर है तो मैथ्स इज ऑल्सो इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सारे रूल्स देख लेते हैं। जब भी कलेक्टिव नाउन आए तो उसको नहीं देखना है जिसका वो कलेक्शन है, आप सिर्फ नाउन को देखेंगे, बुकेज है या बुके है, अगर बुके है इसको फॉलो करेगी हमारी वर्ब। फिर नाइदर नॉर या फिर आइदर और में वर्ब के पास में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स है प्लूरल इसलिए वर आया, गार्डियन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज आया। उसके बाद ईच हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स नहीं है, ईच जो कि एक प्रोनाउन है उसके साथ वर्ब जाएगी, तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर होता है तो हैज आएगा। फिर डेटा प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखिएगा, डेटम सिंगुलर होता है उसका। रिसर्चर्स ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सिग्निफिकेंट ट्रेंड को दिखाता है, डेटा ट्रेंड को दिखाता है, तो डेटा के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखनी है। फिर ये तो ईजी है, प्लेयर्स में से एक को चोट लगी है, वन ऑफ देम, सो इसलिए सिंगुलर आया। फिर आगे नाइदर भी हमेशा सिंगुलर होता है, उसके बाद भी ईजी आएगा। पेयर ऑफ शूज़, पेयर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो शूज़ को यहाँ पर नहीं देखना, पेयर के अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज़ करेंगे। मेंबर्स ऑफ द जूरी, जूरी भले ही सिंगुलर हो लेकिन उसके मेंबर्स ने वर्डिक्ट दिया है कोर्ट को, मेंबर्स ने दिया है मतलब प्लूरल आएगा, हैव डिलीवर्ड। मैथमेटिक्स
एस भले ही हो लास्ट में, वो मैथ्स का ही एस है, उस हमने प्लूरल नहीं बनाया उसको. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब्स. वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू. जैसे ये सेंटेंस है, अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स स्टैंड एट अटेंशन. देखिए सोल्जर्स की एक बटालियन एट अटेंशन खड़ी है. बटालियन को फॉलो करेगा हमारी जो वर्ब है, तो स्टैंड नहीं आएगा, स्टैंड्स आएगा. सिंगुलर में हमेशा SEIS लगता है. एज द नेशनल फ्लैग आर रेज्ड. नेशनल फ्लैग तो सिंगुलर ही है तो ईजी है, तो यहाँ पर इज आना चाहिए था. ये करेक्शन की. अब नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं वहाँ पर आप करेक्शन करेंगे. नाउ ईच सोल्जर सैल्यूट विद प्राइड. सैल्यूट नहीं आएगा, सैल्यूट्स आएगा. हर एक सोल्जर, ईच हमेशा सिंगुलर होता है. और ये देखिए आप याद रखेंगे, क्योंकि हम वर्ब में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउन्स में एस या ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे सोल्जर का सोल्जर्स हो जाएगा. लेकिन वर्ब में उल्टा होता है. जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल गो, आई गो या वी गो, ठीक है, वे सब हम सब जाते हैं. बट ही के साथ क्या आता है, गोज. ही गोज, वह जाता है. ओके, तो एस या ES उसमें सिंगुलर के साथ लगता है. ईच सोल्जर सैल्यूट्स आएगा, यहाँ पर सैल्यूट नहीं आएगा. तो इसको आप करेक्ट करेंगे. हर एक सोल्जर सैल्यूट करता है. ओके, सिंगुलर को फॉलो करना है. विद प्राइड, प्राउड के साथ. वाइल द कमांडर एंड हिज असिस्टेंट्स इंस्पेक्ट्स द परेड. देखो गलती हो गई फिर से. जबकि कमांडर और उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो परेड को इंस्पेक्ट करते हैं. कमांडर और उनके असिस्टेंट्स, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट्स नहीं, इंस्पेक्ट आना चाहिए था सिर्फ. प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगता है. नाउ द साउंड ऑफ द मार्चिंग फीट. मार्च करते हुए पैरों की जो साउंड है, एको, एको नहीं एकोज होना चाहिए था, क्योंकि साउंड एको करती है, आवाज गूंज रही है, तो वो सिंगुलर है. साउंड तो सिंगुलर है. फीट को फॉलो नहीं करेगी यहाँ पर, क्योंकि पैर नहीं गूंज रहे हैं. ये समझ रहे हैं आप, भले फीट के बाद आपकी वर्ब आई है, लेकिन फीट एको नहीं कर रहे हैं. एको कौन कर रही है, आवाज. तो साउंड के साथ सिंगुलर है, साउंड एकोज आएगा. ES ऐड कर दीजिएगा इसमें. मार्चिंग फीट की साउंड गूंजती है थ्रू द एयर, एयर में, हवा में. एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स प्रिपेयर फॉर द ड्रिल. फिर से वही गलती. कैडेट्स का एक ग्रुप प्रिपेयर हो रहा है ड्रिल के लिए, होता है ड्रिल के लिए, तो एक ग्रुप प्रिपेयर होता है. हम ये नहीं कहेंगे कैडेट्स का एक ग्रुप प्रिपेयर होते हैं, प्लूरल नहीं आएगा ना, क्योंकि वो इसको फॉलो करेगा अभी जो वर्ब है हमारी, अ ग्रुप को. तो यहाँ पर प्रिपेयर्स आना चाहिए. प्रिपेयर्स फॉर द ड्रिल. होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको. प्रिपेयर्स, ठीक है, ये करेक्शन है. देन मीनवाइल, इसी बीच में, अ कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स. व्हीकल्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्वॉय. तो मिलिट्री व्हीकल्स का एक कॉन्वॉय पासिस बाय होना चाहिए था, वहां से पास होता है. ध्यान रखिएगा, व्हीकल्स पास नहीं होते हैं, व्हीकल्स का कॉन्वॉय. यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन लगा दी है उनके लिए. एक कॉन्वॉय है तो वो पास होता है, पासिस आएगा यहाँ पर, पासिस बाय. ड्रॉइंग चेयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड. और जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो उसको चेयर करती है. ओके, चलिए आगे आते हैं. नाउ लेट अस लिसन. अभी लिसनिंग एक्टिविटी है. ये ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आप जानते भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स तो आते ही हैं. राइटिंग सेक्शन में आपको नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग या फिर डायरी एंट्री, ये सब चीज़ें आती है. और जो टॉपिक्स आपके चैप्टर के एंड में दिए हैं ग्रामर के, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आए, चांसेस हैं कि एज इट इज़ भी आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही सब रहेंगे. ओके, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमने यहाँ पर देखे. एक तो कलेक्टिव नाउन को देखा डिटेल में. कुछ एक्सप्रेशंस के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं ब्लैंक फिल करने के लिए. मिलिट्री में जो कलेक्टिव नाउन्स यूज़ होती है उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए. देन ओवर थ्रो ओवर को यूज़ करके जो 3 वर्ब्स आई हैं चैप्टर में, उनको किस तरह से आप डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं. फिर S और ES जो कुछ वर्ड्स में आता है, उनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर वो यूज़ किए जाते हैं. और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. पूरा टॉपिक इसी पर बेस्ड है. अब लिसनिंग एक्टिविटी में आपको ट्रांसक्रिप्ट दी है पेज नंबर 98 पर, अभी पढ़ लेंगे हम इसको. नाउ यू विल लिसन टू टॉक अबाउट द परमवीर चक्र. परमवीर चक्र के बारे में अभी आप सुनने वाले हैं. आप सुनेंगे और जो सेंटेंसेज हैं उनको कंप्लीट करेंगे विद 1 और 2 एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस यू हेयर.
1 या 2 वर्ड्स जो आप सुनते हैं उसमें, या फ्रेजेस से आपको इनको कंप्लीट करना है। ओके, देखिए ये है ट्रांसक्रिप्ट, बहुत ध्यान से इसको आप सुनेंगे और इसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो हेलो एवरीवन, लेट मी टेल यू अबाउट द परमवीर चक्र। It is one of the most prestigious awards in India and signifies the wheel of the ultimate brave. This award is granted for exemplary bravery in the presence of the enemy. This means that this award is given to someone who shows extraordinary courage and bravery while fighting the enemy. Now, this medal was instituted as a gallantry medal with retrospective effect from 15th August 1947 by Dr. Rajendra Prasad, the then President of India. The medal was designed by Mrs. Savitri Khanolkar, who drew inspiration from sage Dadhichi, a Vedic rishi who made the ultimate sacrifice by giving up his body so that the gods could create a deadly weapon called Vajra or thunderbolt from his spine. Now, the Paramveer Chakra cast in bronze as its center on a raised circle is the state emblem of India. Surrounding it are 4 replicas of India's Vajra lined with lotus flowers. That, my dear friend, is the Paramveer Chakra, a true symbol of bravery. Thank you. Okay. चलिए अभी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ब्लैंक्स आपको फिल करने थे। सबसे पहले है द परमवीर चक्र सिग्निफाइज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट। परमवीर चक्र सिग्निफाई करता है व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। ब्लैंक में आपको 1 या 2 वर्ड्स ही भरने हैं, फिल करने हैं एज इट इज जो आपने ट्रांसक्रिप्ट में पढ़े हैं। नाउ द परमवीर चक्र इज अवॉर्डेड टू समवन। परमवीर चक्र उनको दिया जाता है हु शो एग्जाम्पलरी ब्रेवरी वाइल फाइटिंग विद द, जो एग्जाम्पलरी ब्रेवरी बहादुरी दिखाते हैं किनसे फाइट करते हुए, फाइटिंग विद द एनिमी। Next is the Paramveer Chakra was introduced as gallantry medal in 1947 by the, किन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाय द प्रेसिडेंट, द आ गया, बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे आप, उस समय जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ द डिजाइन ऑफ द परमवीर चक्र इज इंस्पायर्ड बाय सेज दधीची। सेज दधीची से इंस्पायर्ड है जो डिजाइन है परमवीर चक्र का। हु वॉज अ, जो कि कौन थे, हु वॉज अ वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषि। नाउ द स्टेट एम्बलम इन द सेंटर ऑफ परमवीर चक्र इज सराउंडेड बाय द वज्र। स्टेट एम्बलम जो है परमवीर चक्र के सेंटर में वो सराउंडेड है, उसके चारों तरफ वज्र है एंड, और क्या है, एंड लाइंड विद लोटस फ्लावर्स, lined with lotus flowers। ओके, ये थी आपकी लिसनिंग एक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश में अब से हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं। आपको एक्सट्रैक्ट्स भी दिए थे, रीड करके आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आपकी राइटिंग एक्टिविटी भी है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, लिसनिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, आगे स्पीकिंग भी है। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। एज द सिटीजन ऑफ अ नेशन वी ऑल मस्ट फुलफिल आर ड्यूटी। कहा भी गया है हम देश के नागरिक हैं तो हम सभी को अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करनी चाहिए। अब आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और आपको बोलना है अबाउट हाउ यू प्रपोज टू सर्व योर नेशन। आप कैसे अपने देश की सेवा करेंगे। आप इनमें से कोई भी थीम चूज कर सकते हैं। सेविंग द एनवायरमेंट, अब सेवा करना मतलब जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, बॉर्डर पर जाकर लड़ना ही नहीं है, अंदर रहकर भी आज स्टूडेंट भी आप बहुत तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं नेशन के लिए। सेविंग द एनवायरमेंट, इस पर आप लिख सकते हैं हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्पिंग अदर्स या राइटियस कंडक्ट। तो देखो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। आपका आंसर ऑब्वियसली इससे डिफरेंट भी हो सकता है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। सो सर्विंग द नेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बिग एक्शंस, even small efforts like keeping our environment clean, our surrounding clean, following rules and helping others matter. Every citizen can serve the country in daily life by being honest and responsible. We should respect our national symbols and follow disciplines in school and society. Helping people in need and working hard in our studies are also ways to serving the nation. Great soldiers like Major Somnath Sharma protect our country with courage, but we can also contribute by doing our duty sincerely. If every person does their part, the nation will become stronger and better.
ओके, नेक्स्ट। नाउ लेट अस राइट। अब एक राइटिंग एक्टिविटी है, एक लेटर आपको लिखना है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। अच्छा, पहले फॉर्मल लेटर के बारे में लेटर ऑफ इंक्वायरी के बारे में बताया गया है। ये एक फॉर्मल लेटर होता है जिसको हम लिखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए, अबाउट समथिंग द राइटर वांट टू नो। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अ कोर्स। आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना है, आपको किसी ट्रिप के बारे में डिटेल चाहिए, एट्सेट्रा। इन सभी के लिए जो लेटर आप लिखेंगे उसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसमें फॉर्मल होती है, स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी है, रिलेवेंट, क्वेरी से रिलेटेड। अब आप एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेंगे, योर स्कूल विशेज टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू मेमोरियल इन योर स्टेट और रीजन। आपके रीजन में या स्टेट में जो मेमोरियल है वहाँ पर आप चाहते हैं कि एक विजिट ऑर्गेनाइज कराना। राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ दैट मेमोरियल। उस मेमोरियल के इंचार्ज को आप लेटर लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल ऑफ डेट्स टू विजिट। किन डेट्स को हम विजिट कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टूर की ड्यूरेशन कितनी होगी, एंट्री फीस कितनी है, स्टूडेंट का ग्रुप आएगा तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। फॉलो द गिवन लेआउट। इस लेआउट को आपको फॉलो करना है। पहले आपका एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट अ स्कूल विजिट इन अ मेमोरियल, डियर सर, फिल बॉडी ऑफ द लेटर, योर सिंसियरली, एंड देन नेम। बहुत चांसेस हैं कि आपके चैप्टर के एंड में जो आपको राइटिंग सेक्शन गिवन है उसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। खैर, देख लेते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए, ये करेक्ट फॉर्मेट है। सबसे पहले आपके स्कूल का नाम, ABC स्कूल जो भी नाम है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है। फिर डेट इस फॉर्मेट में लिखनी है। ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर एग्जांपल 20 मई को आप लेटर लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं हम लेटर में डेट, हमेशा 20 मई, ईयर फिर 2026, देन द इंचार्ज, नेशनल वॉर मेमोरियल, कहाँ का वो मेमोरियल है, जो यहाँ पर आपने स्टेट लिखा है वही लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट वही होगा, इंक्वायरी अबाउट अ स्कूल विजिट टू अ मेमोरियल। मेमोरियल में विजिट कराना है स्कूल को, तो उसके लिए इंक्वायरी हम कर रहे हैं, डियर सर। और ये एक एक लाइन के बाद आप लिखेंगे, आपके स्कूल के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, फिर डेट, फिर एक लाइन के बाद एड्रेस रिसीवर का, एक लाइन के बाद सब्जेक्ट, देन डियर सर। फिर बॉडी क्या होगी, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल। मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपको इंक्वायर करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक स्कूल विजिट जो मुझे ऑर्गेनाइज करानी है उसके लिए। आवर स्कूल विशेज टू अरेंज एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर स्टूडेंट्स। हमारा स्कूल चाहता है कि हम एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कराए बच्चों के लिए, टू लर्न अबाउट द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स, ताकि बच्चे हमारे सैनिकों की ब्रेवरी, उनकी बहादुरी और उनके बलिदान के बारे में जान सके। फर्स्टली, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पहले आपने पर्पस बता दिया विजिट का। अब इन्फॉर्मेशन, फर्स्टली आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल डेट्स फॉर स्कूल विजिट्स। कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप डेट्स बता दीजिए कौन सी अवेलेबल है स्कूल विजिट्स के लिए। सेकेंडली, उसके बाद आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड इन्फॉर्म अस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द टूर। टूर की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्म भी करना है कब उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल में छोड़ने आएंगे, कब वापस लेने आएंगे, लगभग कितना टाइम लग जाएगा। एंड एंट्री फीस फॉर स्टूडेंट्स के लिए एंट्री फीस क्या है वो भी। आई वुड ऑल्सो बी ग्रेटफुल टू नो द गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर स्टूडेंट्स ग्रुप विजिटिंग द मेमोरियल। मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत ग्रेटफुल हूँगा अगर आप बताएंगे कि बच्चों के लिए क्या रूल्स और गाइडलाइंस हैं जब वो मेमोरियल को विजिट करें। लास्टली, प्लीज़ इन्फॉर्म अस अबाउट एनी स्पेशल अरेंजमेंट्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर स्कूल्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट आपने करवाए हैं, आप करवाते हैं तो उसके बारे में भी हमें प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपने सेकेंड पैसेज में पूछ ली। नाउ, एन अर्ली रिप्लाई वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। अगर आप जल्दी रिप्लाई कर दें तो बहुत कृपा होगी। इट विल हेल्प अस प्लान द विजिट प्रॉपरली। इससे हम अपनी विजिट को प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे। वी लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट इन मेकिंग दिस ट्रिप मीनिंगफुल। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है जिससे कि हम इस ट्रिप को मीनिंगफुल बना सके, मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव फॉर आवर स्टूडेंट्स। देन योर सिंसियरली XYZ, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर आप चाहे तो इस सेंटेंस को हटा सकते हैं, सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन पूछ ली तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट इन मेकिंग द ट्रिप मीनिंगफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर आवर स्टूडेंट्स, इतना भी चलेगा। ओके, ये आपका कंप्लीट लेटर है। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं।
आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है लेट अस एक्सप्लोर में, वो आप रीड कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।